Assalamu alaikum dear students, this is Hafizad. Hope you people are fine. Today we are going to discuss our next topic of class 9. Our topic is two nation theory, दो कौमी नज़रिया. बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. एज लॉन्ग क्वेश्चन प्रीवियस बुक्स के अंदर भी था और बोर्ड में कई दफ़ा ये टॉपिक एज लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा चुका हुआ है. Two nation theory, origin and evolution. This is the basic topic. दो कौमी नजरिया, इब्तदा और इर्तिका. ये टू नेशन थेरी की जो है वो हिस्ट्री क्या है, कब ये स्टार्ट हुआ और इसमें क्या क्या चेंजेस आई, किस तरह ये डेवलप हुआ. एवोल्यूशन जो है वो चेंजेस विद द टाइम इनको कहा जाता है. दिस टॉपिक इज गिवन ऑन पेज नंबर 10 in Urdu medium books. And before starting our lecture properly, I would like to request all of you, please do subscribe the channel and also like and share the videos. So first of all, we'll see the meanings of two nation theory. दो कौमी नजरिया से क्या मुराद है. Two nation theory means that there were two nations in subcontinent. Those two nations were Hindus and Muslims that lived together for centuries, but they could not intermingle with each other. दो कौमी नजरिया से मुराद ये है कि बरे सगीर में दो कौमें हिंदू और मुसलमान आबाद हैं जो सदियों से इकट्ठे रहे लेकिन आपस में घुल मिल ना सके. एंड द रीजन वाज दैट these two nations were completely and entirely different from each other. Their lifestyle, their religions, their culture, their tradition, their way of thinking, their languages, even each and everything was completely different. That's why these two nations could not intermingle with each other. And here I hope as per our previous practices आप लोगों ने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से शॉर्ट क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए हुए होंगे. एंड अगर अभी तक नहीं किए तो आगे जाने से पहले आप पहले शॉर्ट क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय टू नेशन थ्योरी. यही इसका आंसर है. द टू नेशन थ्योरी मीन्स द टू नेशंस Hindus and Muslims are living in subcontinent. Both the nations lived together for centuries but could not intermingle with each other. बर्रे सगीर में दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान आबाद हैं जो सदियों से इकट्ठे रहे लेकिन आपस में घुल मिल ना सके. नेक्स्ट इज द बेस. बुनियाद क्या है. The base of two nation theory is the separate identity of Muslims. दो कौमी नजरिया की बुनियाद मुसलमानों की अलहदा शनाख्त है, मुसलमानों की सेपरेट आइडेंटिटी, ये अलग हैं, डिफरेंट हैं. इस बेस के ऊपर टू नेशन थ्योरी बनी थी और इसी टू नेशन थ्योरी या दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर फिर पाकिस्तान का. The base of two nation theory is the separate identity of Muslims, and two nation theory was the base of establishment of Pakistan. Third thing is the goal of two nation theory. दो कौमी नजरिए का मकसद, इसका नस्बुल ऐन ये था कि मुसलमानों की एक अलहदा रियासत का है. Remember, the base of two nation theory was the separate identity of Muslims. दो कौमी नजरिए की बुनियाद मुसलमानों की अलहदा शनाख्त थी. Whereas the goal of two nation theory was separate state of Muslims. सेपरेट आइडेंटिटी की बेस के ऊपर
मुस्लिम्स के लिए, मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत का क़याम, ये दो कौमी नज़रिए का नस्बुल है। नेक्स्ट इज टू नेशन थ्योरी इन सब कॉन्टिनेंट। बर्रे सगीर में दो कौमी नज़रिया की इब्तदा। इन सब कॉन्टिनेंट टू नेशन थ्योरी स्टार्टेड basically with the arrival of Muhammad bin Qasim in 712। 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आया था बर्रे सगीर में, तब से ही दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पड़ गई थी। मोहम्मद बिन कासिम defeated Raja Tahir of Sindh. He also brought some preachers with him, which settled in Sindh and Multan, and due to their preaching and their practical life, Islam started spreading rapidly in subcontinent. मोहम्मद बिन कासिम 712 में जब यहाँ पर आया बर्रे सगीर में, उसने सिंध के अंदर राजा ताहिर को शिकस्त दी। फिर उसके बाद आगे दूसरे इलाकों में भी उसने फतूहात हासिल की। मोहम्मद बिन कासिम के साथ कुछ अरब मुबल्लिग तबलीग इस्लाम के लिए भी आए थे, और वो मुबल्लिगीन जो थे वो सिंध और मुल्तान में मुस्तकिल तौर पर आबाद हो गए, और उनके हुस्न सलूक, उनकी रवादारी और इंसाफ ने मकामी लोगों को मुतासिर किया, उनको फैसिनेट किया, और इन चीज़ों की वजह से बर्रे सगीर में इस्लाम बहुत तेज़ी से फैलने लगा। मोहम्मद बिन कासिम के बाद फिर नेक्स्ट है गज़नवी दौरे हुकूमत, गज़नवीज़, दैट स्टार्टेड इन 1003 and lasted till 1206. Our second short question: what is the duration of Ghaznavid period? गज़नवी दौरे हुकूमत का दौरानिया क्या है? That is from 1003 or you can say 1003 till 1206, 1003 से 1206 तक ये दौर गज़नवी दौर हुकूमत कहलाता। During Ghaznavid's period, Persian language flourished in subcontinent and Islamic civilization strengthened. दो चीज़ें हैं सबकॉन्टिनेंट रीजन में, स्पेसिफिकली पाकिस्तानी रीजन्स जो अब पाकिस्तान के अंदर इलाके शामिल हैं, इन रीजन्स के अंदर फ़ारसी ज़ुबान जो है राइज हुई, और उस दौरान में इस्लामी तहज़ीब के नकूश गहरे हुए, इस्लामी तहज़ीब मजबूत होना शुरू हुई। आफ्टर गज़नवीज़ देन देयर वाज दिल्ली सल्तनत, सल्तनत दिल्ली, दैट इज़ फ्रॉम 1206 to 1526। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एज MCQ भी पूछी जा सकती हैं। सल्तनत दिल्ली का आगाज़ कब हुआ या उसका इख्तिताम कब हुआ, और एज शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछी जा सकती है। दिल्ली सल्तनत वाज फाउंडेड और एस्टैब्लिश्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, and then after Qutbuddin Aibak, slave dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq, Sadat and Lodi. These were the main dynasties, main ruling families during Delhi Sultanate. सल्तनत दिल्ली का आगाज़ 1206 में हुआ, जिसकी बुनियाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, और इसमें ख़ानदान गुलामा, खिलजी ख़ानदान, तुगलक ख़ानदान, सादात ख़ानदान और लोधी ख़ानदान ने हुकूमत की, जो कि तकरीबन 320 साल इसका दौरानिया बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3: Which dynasties are included in Delhi Sultanate?
सल्तनत दिल्ली में कौन कौन से ख़ानदान शामिल हैं या किन ख़ानदानों ने हुकूमत की? द आंसर इज ऑन योर स्क्रीन्स। ये जो आपको नाम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, स्लीप डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सादात डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। दीज वर द मेन डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत। सल्तनत दिल्ली में जो ख़ानदान शामिल रहे जिन्होंने हुकूमत की वो ख़ानदान गुलामा, खिलजी ख़ानदान, तुगलक ख़ानदान, सादात ख़ानदान और लोधी ख़ानदान। नेक्स्ट इज मुगल डायनेस्टी, मुगलिया दौरे हुकूमत, स्टार्टेड फ्रॉम 1526 टिल 1857। मुगलिया दौरे हुकूमत का बानी था ज़हीरुद्दीन बाबर। मुगल डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय हिम, ज़हीरुद्दीन बाबर, and after him the famous rulers of this dynasty were Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb, and the last ruler was Bahadur Shah Zafar. हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब ये मुगलिया दौरे हुकूमत के मशहूर बादशाह थे। ज़हीरुद्दीन बाबर बानी था, उसके बाद ये बादशाह हैं जो कि ज़्यादा मशहूर हुए। एंड बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी हुक्मरान था मुगलिया हुकूमत का, मुगलिया सल्तनत का, जिसको 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में शिकस्त हुई एंड देन he was sent to exile in Rangoon and he was died there. रंगून में जो एक इलाका है वहाँ पर उसने वफात पाई। Our next question is question number 4 basically. Write names of famous Mughal rulers. ये नाम आपको सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ज़हीरुद्दीन बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब एंड बहादुर शाह ज़फ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ रूल ऑफ मुगल डायनेस्टी, दैट इज फ्रॉम 1526 टू 1857। मुगलिया दौरे हुकूमत का दौरानिया 1526 से 1857 तक रहा। That was the start and origin of two nation theory. Now evolution of two nation theory. The first person we'll discuss here is Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan और दो कौमी नजरिया। Sir Syed Ahmad Khan was born in 1817 and died in 1898. He was the person who gave the concept of separate nation to Muslims. Sir Syed Ahmad Khan वो शख्स थे जिन्होंने बाकायदा तौर पर बर्रे सगीर में मुसलमानों को एक अलहदा कौम का तसव्वुर दिया था। Initially, he was the supporter of Hindu-Muslim unity, but due to Hindi-Urdu controversy in 1867 at Banaras, his mind was converted. इब्तदा में, आगाज़ में सर सैयद अहमद खान हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे। उनका ख्याल था कि हिंदुओं और मुसलमानों को मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने चाहिए। लेकिन जब 1867 में 1867 में बनारस के अंदर उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ तो फिर सर सैयद अहमद खान का माइंड कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। ये हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी के अंदर भी। हिंदुओं ने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी दैट उर्दू लैंग्वेज शुड बी रिप्लेस्ड विद हिंदी, और बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द लैंग्वेजेस वाज जस्ट राइटिंग स्टाइल। दोनों ज़ुबानों का रस्मुल ख़त मुख्तलिफ था। उसके अलावा दोनों ज़ुबानों के
काफ़ी ज़्यादा अबाउट 80 to 85% तक दोनों के अल्फाज भी एक जैसे थे, इनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और इनकी प्रोनाउंसिएशंस और ये काफ़ी सारी चीज़ें उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी। जस्ट राइटिंग स्टाइल्स डिफरेंट थे। उर्दू वाज रिटन इन अरबिक स्टाइल वेयरएज हिंदी वाज रिटन इन देवनागरी स्टाइल। ये राइटिंग स्टाइल्स डिफरेंट होने की बेस के ऊपर जस्ट हिंदुओं ने ये मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी कि उर्दू को ख़त्म करके उसकी जगह हिंदी को लाया जाए। And because Urdu was written in Arabic format, in Arabic style, and Arabic was the religious language of Muslims, that's why this language was associated with Muslims. उर्दू को सिर्फ इस वजह से मुसलमानों के साथ जोड़ दिया गया था कि ये अरबी ज़ुबान में लिखी जाती है, हालांकि उर्दू की डेवलपमेंट, उर्दू का आगाज़ की सारे का सारा सब कॉन्टिनेंट में हुआ, जिसमें नॉन मुस्लिम्स भी इक्वली शामिल थे उर्दू की डेवलपमेंट के ऊपर। So after this incident, सैयद अहमद ख़ान ने ये सोचा कि वो लोग जो एक ज़ुबान को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जस्ट इस वजह से कि वो एक स्पेसिफिक रिलीजियस लैंग्वेज में लिखी जाती है, देन हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो एक पूरी ग्रुप को एक्सेप्ट कर लें, इक्वल राइट्स दें उनको जो कि उसी रिलीजन को फॉलो करते हैं। So after this incident, then Sayyid Ahmad Khan used the term two nation theory and he declared Muslims a separate nation. The first time this term was used by him after Hindi-Urdu controversy. This is again a very important short question. Short question number 6. Who used the term of two nation theory first and when? Sir Sayyid Ahmad Khan used the term two nation theory after Hindi-Urdu controversy in 1867 at Banaras. दो कौमी नजरिया की इस्तिलाह सबसे पहले किसने और कब इस्तेमाल की, ये क्वेश्चन। और ये जो डेट और प्लेस है उर्दू हिंदी तनाज़ा की, ये दोनों एसएमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं कि उर्दू हिंदी तनाज़ा कब हुआ या उर्दू हिंदी तनाज़ा कहाँ हुआ। आफ्टर दैट जब सर सैयद अहमद ख़ान ने मुस्लिम्स को एक सेपरेट नेशन डिक्लेयर कर दिया, देन फॉर देयर एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत सी एफर्ट्स की। फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट he established many educational institutions, MO High School and College that is very much famous, जो कि अलीगढ़ के अंदर उन्होंने बनाया था। बेसिकली 1875 में MO स्कूल बनाया गया जिसका फुल नेम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल हाई स्कूल था, जो कि आफ्टर 2 years 1877 के अंदर कॉलेज बन गया। यहाँ पर मुस्लिम्स को रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, मॉडर्न साइंस सब्जेक्ट्स और इस तरह की चीज़ें साइमल्टेनियसली टीच की जाती थी टू ब्रिंग अप देयर एजुकेशनल स्टेटस एज पार विद द हिंदूज। मुसलमानों की तालीमी हैसियत को हिंदुओं के बराबर लाने के लिए बुनियादी तौर पर ये इक़दाम किया गया था। Sir Sayyid Ahmad Khan forbade Muslims from joining Congress in 1885. 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम हुई, A.O. Hume एक ब्रिटिशर था, अंग्रेज़ था, जिसने 1885 में कांग्रेस बनाई, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल होने से रोका। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मुसलमानों को पहले अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपनी तालीम के ऊपर फोकस करना चाहिए, उसके बाद फिर पॉलिटिक्स में अगर पार्ट लेते हैं तो नो इशू। ये जो डेट है कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट की, ये एज एमसीक्यू भी पूछी जा सकती है, एज शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछी जा सकती है। और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम कब अमल में आया, दैट इज 1885। नेक्स्ट इज चौधरी रहमत अली एंड टू नेशन थिंग।
Chaudhry Rahmat Ali was born in 1897 and died in 1951. He was a student of Islamia College, Lahore, from where he did his from Islamia College, Lahore. He completed his early education, matriculation, and then intermediate, and then he got admission in Cambridge College in January 1931 for higher studies, for law graduation. इस्लामिया कॉलेज लाहौर से इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास करने के बाद फिर उन्होंने 1931 में कैम्ब्रिज कॉलेज में दाखिला लिया 1931 में, और वहाँ से उन्होंने कानून की तालीम हासिल की. He also founded Pakistan National Movement in 1933 in London. 1933 में लंदन के अंदर ही उन्होंने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी, एंड देन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट he wrote a pamphlet, Now or Never, on 28th of January 1933. अब या फिर कभी नहीं, एक पम्फलेट, एक किताबचा उन्होंने लिखा था, एंड इन दैट पम्फलेट he gave the name of Pakistan. Our question number 8 is, write a brief introduction of Chaudhry Rahmat Ali. चौधरी रहमत अली का मुख्तसर तारुफ लिखिए. चौधरी रहमत अली 1897 में पैदा हुए, 1897 में पैदा हुए. इस्लामिया कॉलेज लाहौर से इब्तदाई तालीम हासिल की और फिर 1931 में कैम्ब्रिज कॉलेज में दाखिला लिया. 1933 में लंदन में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी और 1951 में वफात पाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कॉइन्ड द वर्ड पाकिस्तान एंड व्हेन? लफ्ज़ पाकिस्तान किसने और कब तजवीज़ किया? चौधरी रहमत अली wrote a pamphlet, Now or Never, on 28th of January 1933, and in that pamphlet he gave the name of Pakistan. चौधरी रहमत अली ने 28 जनवरी 1933 को एक किताबचा, अब या फिर कभी नहीं लिखा, और उस किताबचे में उन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया. All these dates could be asked as MCQ as well. Date of birth, date of death, date of admission in Cambridge College, date of establishment of Pakistan National Movement, date of pamphlet, Now or Never, ये कब लिखा गया था. ये सारी डेट्स जो हैं ये एज MCQ भी पूछी जा सकती हैं और एज शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको मेंशन कर दिया. That's it about today's topic. I hope you people have understood it. कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन आप लोगों के लिए हुई होगी. At the end, once again, I would like to request all of you to please do subscribe the channel and also like and share the videos, and feel free to contact me in case of any confusion, any query or any question. कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप without any hesitation मुझसे contact कर सकते हैं. Thank you very much. Stay blessed, stay focused on your studies and keep working hard.